नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसे कि इसके पहले हमने देखा था झूठा सच उपन्यास और आज हम नया उपन्यास प्रारंभ करने जा रहे हैं। उसका नाम है आपका बंटी, जो कि मन्नू भंडारी जी ने लिखा हुआ उपन्यास है। यह उपन्यास पढ़ते हैं। इसके पहले भी हमने जो लाइन टू लाइन पंक्ति दर पंक्ति कहानियाँ पढ़ी है, जो 10 यूनिट 10 है हिंदी नेट के पाठ्यक्रम में, उनमें से भी कुछ रचनाओं का हमने पंक्ति दर पंक्ति अध्ययन किया है। कहानियाँ सभी पढ़ाई गई है, कविता भी कुछ पढ़ाई गई है और झूठा सच उपन्यास, जो कि सबसे बड़ा उपन्यास होने के बावजूद भी मैंने लाइन टू लाइन पंक्ति दर पंक्ति बढ़ाया है। और अब आपका बंटी उपन्यास भी लाइन टू लाइन पंक्ति दर पंक्ति पढ़ाया जाएगा। तो ज़्यादा देर न करते हुए बढ़ते हैं आज की उपन्यास की तरफ। ऐसे ही लाइन टू लाइन पंक्ति दर पंक्ति अध्ययन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। जैसे कि मन्नू भंडारी का वक्तव्य यानी भूमिका क्या है, यहाँ पढ़ते हैं इस। तो वहाँ इसकी भूमिका लिखी है जन्मपत्री बंटी की। इस नाम से आपका बंटी उपन्यास की भूमिका लिखी हुई है, जो कि मन्नू भंडारी जी का वक्तव्य। वह बांकुरा की एक सांझ थी, यानी बांकुरा की एक सांझ थी। अचानक ही पी का फोन आया। तुमने तुमने कुछ बहुत ज़रूरी बात करनी है। अचानक ही पी का फ़ोन आया। तुमसे कुछ बहुत ज़रूरी बात करनी है। जैसे भी हो आज शाम को ही मिलो बांकुरा में। यानी वहाँ एक पी का फ़ोन आया और वहाँ पी का फ़ोन आने के बाद वहाँ कह रहे हैं मन्नू भंडारी जी को कि आज शाम तुम मिलो बांकुरा में। मैं उस ज़रूरी बात से कुछ परिचित भी थी और चिंतित भी, यानी कुछ बात से मन्नू जी परिचित भी थी और थोड़ी सी चिंतित भी। देखा कि भीनी रोशनी में मेज पर आमने सामने बैठकर परेशान और बदहवास पी ने कहा, समस्या बंटी की है। तुम्हें शायद मालूम हो कि बंटी की माँ पी की पहली पत्नी ने शादी कर ली। यानी वह पी कह रहा है मनु जी से कि तुम्हें पता है कि समस्या जो है बंटी की है और उसकी जो पहली माँ थी उसने शादी कर ली है। मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि अब वह वहाँ एक अवांछनीय तत्व बनकर रहे, इसलिए तय किया है कि बंटी को मैं अपने पास ले आऊँगा। यानी वहाँ कह रहा है पी कि बंटी को मैं अपने पास ले आऊँगा, उनके माँ के पास अवांछनीय रूप से वह न रहे, आपसे वहाँ यही रहेगा। और फिर वे देर तक यह बताते रहे कि बंटी ने उन्हें कितना लगाव है। यानी फिर वो पी बताते रहे कि बंटी से उन्हें कितना लगाव है और इस नई व्यवस्था में वहाँ रहने से उनकी स्थिति क्या हो जाएगी। मैंने उसकी भावना, चिंता, उद्रिक्तता को समझते हुए अपनी पहली प्रतिक्रिया व्यक्त की। यानी सब कुछ सुनने के बाद, पी की सब कुछ बातें सुनने के बाद मनु जी ने पहली प्रतिक्रिया दी, आप ऐसा नहीं सोचते कि यह गलत होगा। यानी आप ऐसा नहीं सोचते कि यह गलत होगा। मुझे लगता है कि उसे अपनी माँ के पास ही रहना चाहिए, क्योंकि साल में दो एक बार मिलने के अलावा उसके साथ आपके असंग नहीं है। यानी वह उसको माँ के पास ही रहना चाहिए, ऐसा लेखिका बता रही है। जबकि माँ के साथ वह शुरू से रह रहा है, एक छत्र होकर रहा है। यानी माँ के पास रहकर वो एक छत्र, यानी माँ के पास ही रहने का उसको अभ्यास हो गया है। इस नाजुक उम्र में वहाँ से वहाँ उखड़ जाएगा और संभवतः यहाँ जम नहीं पाएगा। यानी फिर माँ के पास रह कर वह उसको वहीं पर रहने का अभ्यास हो जाएगा और फिर वो एकदम वो माँ से अलग होकर यहाँ नहीं रह पाएगा, ऐसा लेखक वो पी बता रहे हैं। लंबी बातचीत के बाद तय हुआ कि बंटी अभी कुछ दिनों के लिए वही रहे, लेकिन उस दिन लौटते हुए सचमुच बंटी कहीं मेरे साथ चला आया। यानी वो बात हुई और बात होने के बाद लेखिका जब वहाँ से उठकर आ रही थी तो बंटी जो है विचार रूप में लेखिका के साथ ही आया। आकर डायरी में मैंने बंटी की पहली जन्मपत्री बनाई, यानी आकर जो पहली जन्मपत्री है वह बनाई, यानी कुछ लिखा। उस रात बंटी की विभिन्न स्थितियों के न जाने कितने कल्पना चित्र बनते बिगड़ते रहे। मुझे लगा बंटी अपनी नई माँ के घर आ गया है। यानी वह लेखिका सोच रही है और सोचते हुए कुछ अंश जो है वह वो डायरी में लिखा और फिर लेखिका को लगा कि वह बंटी जो है उसके दूसरी माँ के पास चला गया है। नई माँ और पिता के बीच एक बालिका
लगभग 6 महीने बाद की घटना है। ड्राइंग रूम में अनेक बच्चे धमा-चौकड़ी मचाए उन्मत्त और निश्चित। यानी वह नई माँ के पास गया है, उनके पास एक 6 महीने की जो एक बालिका है और जो अन्य बच्चे जो है खेल रहे हैं बेडरूम में, और वह बंटी भी वहाँ पर मौजूद है। बारी बारी से सब सोफे पर चढ़कर नीचे छलांग लगा रहे हैं। उस बच्ची का नंबर आता है। यानी बारी बारी सब सोफे पर चढ़ते हैं बच्चे और नीचे छलांग लगाते हैं और ऐसे ही खेलते हैं, और तब उस बच्ची का नंबर आता है। सोफे पर चढ़ने से पहले वह अपनी नई माँ की ओर देखती है। यानी सोफे पर चढ़कर छलांग लगाने से पहले वह अपनी नई माँ की तरफ वो बच्ची देखती है। माँ शायद उसकी ओर देख भी नहीं रही थी, पर माँ उसकी ओर देख नहीं रही थी। उस बच्ची को लग रहा था कि मैं छलांग लगाते हुए माँ मेरी तरफ देखे, लेकिन वह माँ देखती नहीं। पर उन अनदेखी नज़रों में भी जाने ऐसा क्या था कि सोफे पर चढ़ने के लिए बच्ची का ऊपर उठा हुआ पैर वापस नीचे आ जाता है। यानी माँ नहीं देखती, इसलिए वह सोफे पर चढ़ते चढ़ते नीचे उतर जाती है। बच्ची सहम कर पीछे हट जाती है। अनायास ही मेरे भीतर 6 महीने पहले का बंटी उस वातावरण में व्याप्त एक सहमेपन के रूप में जाग उठता है। यानी इस बच्ची को देखकर लेखिका के मन में उस बंटी की यादें जाग कर उभर कर सामने आती है। खेल उसी तरह चल निकला है, लेकिन अगर कोई इस सारे प्रवाह से अलग हटकर सहमा हुआ कोने में खड़ा है तो बंटी है। यानी सभी खेल चल रहा है और एक कोने में बैठा हुआ जो है वह एक बंटी है। रात में सोई तो लगा 6 महीने पहले जिस बंटी को अपने साथ लाई थी वह सिर्फ एक दयनीय मुरझायापन बनकर रह गया। यानी वो 6 महीने पहले जो बंटी की यादें पी से की हुई जो बातें थी, उसके आधार पर बंटी की जो 6 महीने पहले लाई हुई यादें थी वह उसी प्रकार थी और मुरझायापन बनकर रह गई है। एक और चित्र सिर्फ पुरानी माँ और बंटी, यानी एक नया चित्र उसमें कल्पना में जागृत हुआ लेखिका के, जो कि बंटी और उसकी पुरानी माँ। मैं कमरे में प्रवेश करती हूँ तो चौंकाने वाला दृश्य सामने आता है। यानी वह कमरे में जाती है लेखिका, तब एक चौंकाने वाला दृश्य उनके सामने आता है। टूटी हुई प्लेटें, बिस्कुट और टोस्ट बिखरे पड़े हैं और बंटी माँ के शरीर पर लगातार मुक्के मार रहा है। यानी वहाँ पर कमरे के अंदर जाने के बाद टूटी हुई प्लेटें हैं, बिस्कुट है और एक टोस्ट, ये जो ब्रेड होते हैं वह टूटे हुए, और बंटी की माँ जो है ऐसी लेटी हुई है और बंटी अपनी माँ के शरीर पर मुक्के मार रहा है। तुम कहाँ गई थी? किसके साथ गई थी? क्यों गई थी? मेरी उपस्थिति के बावजूद यह दृश्य थोड़ी देर तक चलता रहा। यानी वह लेखिका के सोच रही है लेखिका, और वह बंटी पूछ रहा है अपनी माँ के शरीर पर मुक्के मारते हुए कि तुम कहाँ गई थी? मुझे छोड़कर कहाँ गई थी? माँ तिलमिलाहट गुस्से और दुख को दबाकर मेरे सामने सहज होने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन उस वातावरण के दम घोंटू तनाव में वहाँ फिर कुछ भी सहज नहीं हो पाता। यानी माँ लेखिका के सामने सहज होना चाहती है, लेकिन कुछ वह सहज साधारण नहीं हो सकती। घर लौटकर मैंने पाया कि बंटी एक आकार ग्रहण करने लगा है। यानी घर आकर जब लेखिका सोचने लगी है फिर से, तो ऐसा लगा कि बंटी एक आकार जो है, एक विशिष्ट आकार जो है वह ग्रहण करने लगा है, एक विशिष्ट बनने लगा है। मुझे लगा कि अब बंटी किन्हीं दो एक घरों में नहीं, आज के अनेक परिवारों में सांस ले रहा है, अलग अलग संदर्भों में, अलग अलग स्थितियों में। लेकिन एक बात मुझे इन बच्चों में समान लगी, और वह यह कि ये सभी फालतू, गैर ज़रूरी और अपनी जड़ों से कटे हुए हैं। यानी लेखिका कहती कि बंटी कोई सी एक घर में मुझे नहीं लगा, हर एक घर में, हर एक परिवार में मुझे बंटी नज़र आता है, और उसमें से एक बात जो है वह समान दिखती है, जो सभी बंटी जैसे जिसके माता पिता की तलाक हुई है, डाइवोर्स हुआ है, उन सभी बच्चों में या परिवार में अनबनी है, उन सभी बच्चों में एक बात जो है समान लगती है लेखिका को। वह कौन सी बात? वह तो बात यह है, सभी फालतू, गैर ज़रूरी और अपनी जड़ों से कटे हुए, यानी अपने परिवार से बिछड़े हुए। जहाँ पर जो नैतिकता सिखाई जाती है उसी वहाँ जहाँ परिवार से नैतिकता, यानी परिवार से बिछड़े हुए बच्चों में कौन सी गैर बात समान दिखाई देती है लेखिका को? गैर ज़रूरी और अपनी जड़ों से कटे हुए। यह बात किसी एक व्यक्ति के साथ घटी घटना दया, करुणा और भावुकता पैदा कर सकती है, लेकिन जब अनेक जिंदगियाँ एक जैसे ढांचे में ही सामने आने लगती है तो दया और भावुकता के स्थान पर मन में धीरे धीरे एक
यानी किसी व्यक्ति के पास एक घटी हुई घटना दया, करुणा, भावुकता उत्पन्न होती है देखने के बाद, लेकिन जब अनेक व्यक्तियों के जीवन में एक ही समस्या सामने आने लगती है, तो दया और भावुकता के स्थान पर मन में धीरे धीरे आतंक उभरने लगता है। यानी ये की घटना अनेक इंसानों के जीवन में यदि दिखने लगती है, तो उस घटना के प्रति या उस समस्या के प्रति मन में क्रोध उत्पन्न होने लगता है। मेरे साथ भी यही हुआ, यानी लेखिका के साथ भी यही हुआ। और बंटी के इन अलग अलग टुकड़ों ने उस समय मुझे करुणा विकलित और उच्छ्वसित ही किया था। यानी बंटी को देखकर एक करुणामय, एक करुणा जो है, स्नेह जो है लेखिका के मन में उभर कर आया था। लेकिन जब सब मिलाकर बंटी मेरे सामने खड़ा हुआ, तो मैंने आपको आतंकित ही अधिक पाया। यानी सब कुछ जो बंटी की जो समस्या है, बंटी को लेखिका ने सब कुछ एक ढांचे में बिठा कर देखा, तो लेखिका को सचमुच गुस्सा आया। समाज की दिनों दिन बढ़ती हुई एक ऐसी समस्या के रूप से जिसका कहीं कोई हल नहीं दिखाई देता। यानी एक समाज की जो ऐसी समस्या है जिसका कोई हल नहीं है, जिसका कोई उपाय नहीं है। यही कारण है कि बंटी मुझे तूफानी समुद्र यात्रा में किसी द्वीप पर छूटे हुए अकेले और असहाय बच्चे की तरह नहीं, वरन अपनी यात्रा के कारणों के साथ और समांतर भी जीते हुए दिखाई दिया। यानी वह किसी एक समुंदर में कोई यात्रा कर रहा है नाव में बैठने, और वो तूफान आया और उसको वह अलग होकर तूफानों पर कोई एक स्थान पर वह एक अकेला है, वैसा नहीं, लेकिन वह उसी समस्याओं का सामना करते करते जी रहा है, आगे बढ़ रहा है। ऐसे व्यक्ति के रूप में बंटी लेखिका को दिखाई देता है। इसके बाद ही स्थितियों को देखने का सारा धरातल बदल गया। भावना के स्तर पर उद्वेलित और विलगित करने वाला बंटी जब मेरे सामने एक भयावह सामाजिक समस्या के रूप में आया, तो मेरी दृष्टि अनायास ही उसे जन्म देने, यानी वह जो बंटी की जो समस्या है एक अचानक समाज में फैलने लगा और वो सामाजिक रूप लेने लगा, सामाजिक समस्या बनने लगा। तब लेखिका ने अनायास उस दृष्टि को जन्म दिया। बनाने या बिगड़ने वाले सारे सूत्रों, स्रोतों और संदर्भों की खोज और विश्लेषण की और दौड़ पड़ी। यानी उस जो बिगड़ने वाला है या सारे जो भी सूत्र है, उन सूत्रों की ओर लेखिका की नज़र पड़ी या दौड़ पड़ी। संदर्भों से काट कर किया हुआ बंटी का अध्ययन शरंद्रीय भावुकता भरे ही जगह दे, उसे एक वैचारिक धरातल नहीं दे सकता। यानी एक वैचारिक धरातल पर वह नहीं दे सकता। बंटी के तत्काल संदर्भ अजय और शकुन है। यानी बंटी के तत्काल यानी उस समय के जो संदर्भ है अजय और शकुन है। दूसरे शब्दों में यानी वह उनके माता पिता, दूसरे शब्दों में वे संदर्भ अजय और शकुन के वैवाहिक संबंधों का अध्ययन और उसकी परिणति के रूप में ही मेरे सामने आया। यानी वह बंटी के पिता का नाम अजय है और उनके सकी माँ का नाम शकुन है। लेकिन दूसरे बार जब अजय यानी बंटी का पति विवाह करता है, तो उसके माता का नाम शकुन है, नहीं शकुन नहीं है। तो दूसरे संदर्भ शकुन यानी वैवाहिक संबंधों का अध्ययन और यानी उनके माता पिता का जो वैवाहिक संबंध है उसका अध्ययन करने के बाद फिर सामने आए। यहाँ मुझे भारत जी की बात सही लगी कि जैनेन्द्र जी ने स्त्री पुरुष के संबंधों को जिस एकांकित दृष्टि से देखा है, उसका एक अनिवार्य आयाम बंटी भी है। यानी जो मनु भंडारी जी के जो पति थे राजेंद्र यादव, तो उन्होंने जो बात लिखी है वह बात भी एक अनिवार्य या बंटी यानी वह बात जो लिखी है स्त्री पुरुष के संबंधों में, उसमें बंटी भी है। क्योंकि शकुन अजय के संबंधों की टकराहट में सबसे अधिक पिसता है बंटी। यानी जब भी माता पिता में जब अनबन होती है, झगड़े होने लगते हैं, तो उसमें पिसते जाते हैं। वह जो है बच्चों की मुश्किल हो जाती है, बच्चों को बहुत से समस्याओं का सामना करना पड़ता है। यानी एक अजय शकुन जो है पति पत्नी है, उनके झगड़ों के बीच में पिसता है, तो वह बंटी है और यह वास्तविक स्थिति है। शकुन और अजय तो आपसी तनाव की असहनीयता से मुक्त होने के लिए एक दूसरे से मुक्त हो जाते हैं। यानी शकुन और अजय जो है वह आपसी तनाव या अनबन से वह एक दूसरे के रिश्तों को ख़त्म करके वो एक दूसरे से मुक्त होना चाहते हैं। लेकिन बंटी क्या करे, उनके बच्चे क्या करे? वह तो समान रूप से दोनों से जुड़ा है, यानी खंडित निष्ठा उसकी नियति है। यानी वो दोनों तरफ से है।
पिता को भी स्नेह यानी पिता का बच्चों को पिता का भी स्नेह चाहिए और माता का भी स्नेह चाहिए, यानी एक समुचित स्थिति उसके सामने उत्पन्न है। समझने के लिए माँ बेटे आपसी बंधनों के विलक्षण के साथ ही कुछ गरिमामय मिथ्या धारणाएं और सदियों पुरानी मिथ्य टूटने लगी, यानी जो भी वहाँ बातें हैं वहाँ टूटने लगी। शकुन चक्की पीस पीस कर बेटे का जीवन बनाने में अपने आप को स्वाहा कर देने वाली माँ नहीं थी, यानी वो माँ जो है बच्चों को कष्ट करके पढ़ाने या बड़ा करने वाली ऐसी शकुन नहीं है, बल्कि स्वतंत्र व्यक्तित्व, आकांक्षाएं और आजीविका के साधनों के द्रप्त मात, यानी वहाँ जो शकुन जो है आधुनिक जीवन की है, वहाँ जो है बल्कि स्वतंत्र स्वतंत्र जीवन की आकांक्षा है, व्यक्तित्व आजीविका की, यानी खुद के पैरों पर खड़ा रहने का साहस वो कर रही है, मगर बच्चे की तरफ नज़र दूरअंदाज कर रही है। इस नारी और माँ के आपसी द्वंद्वों का अध्ययन ही शकुन को उसका वर्तमान रूप देता है, यानी इस माँ और आधुनिक जो नारी है उसमें जो आपसी जो द्वंद्व है, वही द्वंद्वों का अध्ययन ही शकुन को वर्तमान रूप देता है, यानी जो वर्तमान वास्तविक। आज तो लगता है कि कहानी में बिखरी लोक कथा है अनायास ही नहीं आ गई है। वे शकुन के जीवन की दो दो नितांत विरोधी स्थितियों, मिथ्य और वास्तविकता के अंतर विरोध को उजागर करती है। अगर माँ की ममता के मारे उस राजकुमार की कहानी है तो 7 समंदर पार करके अपनी निष्ठा प्रमाणित करता है, तो सोनल रानी की भी कहानी है, जो भूख लगने पर रूप बदल कर अपने ही बेटे को खा जाती है। शकुन बेटी को अ, शकुन बंटी को माध्यम बनाकर अजय से प्रतिशोध लेती है, या बंटी में तन्मय होकर अपनी सार्थकता तलाश करती हो, यानी वह पति को प्रतिरोध करती है बंटी को देखकर, या बंटी को देखकर अपने जीवन की सार्थकता अनुभव करती है या तलाश करती है। उसे कभी हथियार के रूप में इस्तेमाल करती हो या कभी अपने एकाकी जीवन के आधार के रूप में। मुझे तो सभी कुछ को निसहाय तटस्थ होकर एक मानवीय धरातल पर देखना समझना था, यानी वह कभी पति को डराने के लिए बच्चों का सहारा लेती है या कभी समर्थन पाने के लिए, लेकिन लेखिका को ये लगता है, लेखिका को जो उस मानवीय धरातल पर चित्रित करना था, तो लेखिका ने मानवीय धरातल को सामने रखते हुए ही बंटी को समझा है, रेखांकित किया है। जिंदगी को चलाने और निर्धारित करने वाली कोई भी स्थिति कभी इकहरी नहीं होती, उसके पीछे एक साथ अनेक और कभी कभी बड़ी विरोधी प्रेरणाएं निरंतर सक्रिय रहती, यानी कोई घटना होने से पूर्व यूं ही नहीं घटती, उसके पीछे या आगे पीछे बहुत सी छोटी मोटी घटनाएं, स्थितियाँ उसको जवाबदार होती है, तब जाके कोई घटना सक्रिय होती है, घटती है। शकुन और बंटी दोनों के चरित्रों की वास्तविकता इन्हीं अंतर्विरोधों में जीने की वास्तविकता है। परोक्ष रूप में अजय के जीवन की वास्तविकता भी यही है, यानी अजय के जीवन की भी वास्तविकता यही है। और शायद यही कारण है कि मैं इस त्रिकोण की किसी एक भुजा को न अस्वीकार कर सकी, यानी त्रिकोण इसमें कहा है, जो अजय शकुन यानी बंटी के माता पिता और बंटी, यह जो त्रिकोण है उस त्रिकोण के किसी एक बिंदु को या ये एक भुजा को लेखिका ने नहीं देखा है, तो तीन बिंदुओं को, तीन ही रेखाओं को देखा है, यानी बंटी को देखा है, बंटी के माता पिता अजय और शकुन को भी देखा है, न ही गलत सिद्ध कर सकी। पात्र अपनी अपनी दृष्टि संवेदना की सीमाओं में एक दूसरे को गलत सही करते रह सकते हैं, लेकिन देखना यही जरूरी होता है कि लेखनीय समझ किसी के प्रति पक्षपात को नहीं कर रही है, यानी सभी को देखने की जो दृष्टि है, लेकिन लिखते समय किसी के सभी पात्रों को न्याय मिल रहा है या नहीं, यह भी देखना ज़रूरी है। गलत और सही अगर कोई हो सकते हैं तो वे अजय शकुन और बंटी के आपसी संबंध, यानी गलत जो है वह अजय शकुन और बंटी, इन तीनों के जो आपसी संबंध है, यही संबंध गलत है। इसी पूरी स्थिति की सबसे बड़ी विडंबना ही यह है कि इन संबंधों के लिए सबसे कम जिम्मेदार और सब ओर से बेगुनाह बंटी ही इस ट्रेजिडी के त्रास को सबसे अधिक भोगता है, यानी माता पिता में जो भी अनबन है, जो भी तलाक की स्थिति है, उन माता पिता के बढ़कर बंटी जो है वह सभी समस्या है, बेगुनाह होकर भी उन समस्याओं का सामना करता है, वह
झेलता है, समस्याओं से लड़ता हुआ दिखाई देता है। शकुन अजय के संबंधों का तनाव और चटक बंटी की नस नस में ही प्रतिद्वंदित होता है। यानी शकुन अजय के बीच में जो भी तनाव है, वह तनाव बंटी के शरीर में या बंटी के मन में ही बसा हुआ है। अ, परंतु मेरी दृष्टि को सबसे अधिक उसी ने आकर्षित किया, यानी बंटी ने ही लेखिका के मन को आकर्षित किया दृष्टि को लिखने के लिए। वस्तुतः उपन्यासकार के लिए अप्रतिरोध चुनौती, सहानुभूति और मानवीय करुणा के केंद्र सिर्फ वे ही लोग हो पाते हैं जो कहीं ना कहीं फालतू हो गए हैं। यानी वह कहीं ना कहीं जो लोग फालतू है, वही लेख उपन्यास जैसी कृति लिखने के लिए लेखक के मन में सामने आते हैं, उभर कर आते हैं। बहरहाल बंटी की यह यात्रा चाहे परिवार की संश्लिष्ट इकाई से टूटकर क्रमशः अकेले जड़नहीन, फालतू और अनचाहे होते जाने की रही हो। यानी बंटी जो है परिवार से बिछड़कर अकेला रहता है और अकेला क्रमशः अकेले जीवन जीना लगता है। यह अनचाह यानी यह जो है फालतू अनचाह होते जाने की रही हो। लेकिन मेरे लिए यह यात्रा भावुकता, करुणा से गुजरकर मानसिक यंत्रणा और सामाजिक प्रश्नाकुलता की रही है। यानी लेखिका के सामने यह जो बंटी की जो घटना है, एक भावुकतामय, करुणामय, भावुक और करुणा से गुजरते हुए मानसिक, यानी भावुकता और करुणा से गुजरकर जब वो मानसिक यंत्रणा बनती है या मानसिक मन में जो विचार आते हैं या मन में जो भावना उत्पन्न होती है, वही भावना इसमें लेखिका ने लिखी हुई है। जीते जागते बंटी का तिल तिल करके समाज की एक बेनाम इकाई भर बनते चले जाना यदि पाठक को सिर्फ अनुश्रित विकलंगित ही करता है, तो मैं समझूंगी कि यह पत्र सभी पतों पर नहीं पहुंचा दे। यानी वह अंततः लेखिका कहती है कि जब यदि हम बंटी की कथा पढ़ने के बाद जब हम भी वह हमारा जब हृदय द्रवित न हो, तो वह यह पत्र जो है आप तक नहीं पहुंचा, ऐसा है समझती है। तो यहाँ पर उपन्यास का जो भूमिका थी वह समाप्त हो गई और आज थोड़ा सा उपन्यास देखते हैं। मम्मी ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठी तैयार हो रही है। बंटी पीछे खड़ा चुपचाप देख रहा है। मम्मी जब भी कॉलेज जाने के लिए तैयार हो जाती है, बंटी बड़े कौतूहल से देखता है। जान तो वह आज नहीं पाया, पर उसे हमेशा लगता है कि ड्रेसिंग टेबल की इन रंग बिरंगी शीशियों में, छोटी बड़ी डिब्बियों में ज़रूर कोई जादू है कि मम्मी इन सब को लगाने के बाद एकदम बदल जाती है। यानी वह बंटी जो है अपनी माँ को देख रहा है और वह मेकअप कर रही है और मेकअप करते हुए बंटी कहता है कि जो वह मेकअप करते हुए जो मेकअप का सामान होता है, अनेक रंग बिरंगी लिपस्टिक, जो भी वह सामग्री है, वह देखकर बंटी सोचता है कि माँ जो है इन रंगी बेरंगी शीशियों में से यानी शीशियों में से जो लगाती है और लगने के बाद बिल्कुल बदल जाती है, एकदम बदल सी हुई लगती है। एक से कम से कम बंटी को ऐसा ही लगता है कि उसकी मम्मी अब उसकी नहीं रही, कोई और ही हो गई। यानी वो उसकी माँ मेकअप करती है बंटी की, शकुन, तो बंटी को लगता है कि मेरी माँ मेरी नहीं है, वो कोई और ही बन गई है। पूरी तरह तैयार होकर हाथ में पर्स लेकर मम्मी ने कहा, देखो बेटे, धूप में बाहर नहीं निकलना। हाँ, फिर फूफी को आदेश दिया, बंटी जो खाए वही बनाना, एकदम बंटी की मर्जी का खाना समझी। यानी वह माँ जो है पूरी तैयार हुई, हाथ में पर्स जो भी बैग है वह लिया और बंटी को देखकर कह रही कि धूप में मत जाना, और फूफी को आदेश दिया, यानी वो जो नौकरानी है उसको आदेश दिया कि बंटी को जो खाना पसंद है वही बनाना। चलने से पहले मम्मी ने उसका गाल थपथपाया, बालों में उंगलियां फंसाकर बड़े प्यार से बाल झिंझोड़ दिए, पर बंटी जैसे पूत बना खड़ा रहा। यानी वह मम्मी जा रही है और जाते समय स्नेह से ऐसे गालों पर थपथपाया और बालों में उंगलियां फंसाकर बड़े प्यार से झिंझोड़ दिए, और पर बंटी कुछ नहीं कर पाया। बंटी उसी प्रकार खड़ा रहा, बाह पकड़कर झूला नहीं, किसी चीज़ की फरमाइश नहीं की। मम्मी ने चीख कर उसे अपने पास सटा लिया, पर एकदम चिपक कर भी बंटी को लगा जैसे
मम्मी उसे बहुत दूर है। यानी वहाँ उसकी मम्मी ने उसको स्नेह किया और जा रही, बंटी कुछ नहीं किया। उसके माँ ने उसको खींचकर चिपक कर बाहों में भर लिया, तब भी बंटी कुछ नहीं कर पाया और बंटी को लग रहा था कि उसकी माँ उसको छोड़कर बहुत दूर है। और फिर वे सचमुच ही दूर हो गई, यानी फिर वो सचमुच ही दूर हो गई, दूर जाने लगी। उनकी चप्पल की खटखट जब बरामदे की सीढ़ियों पर पहुंची तो बंटी कमरे के दरवाजे पर आकर खड़ा हो गया। यानी वह उसकी माँ आ रही है और उसकी पैरों की आवाज़ सुनकर बंटी उठकर खड़ा हो गया। और मम्मी मम्मी जब फाटक खोलकर सड़क पार करके घर के ठीक सामने बने कॉलेज में घुसी तो बंटी दौड़कर अपने घर के फाटक पर खड़ा हो गया, सिर्फ दूर जाती हुई मम्मी को देखने के लिए। यानी उसकी माँ जो है पास वाले कॉलेज में जॉब करती है, प्रिंसिपल है, तो वहाँ जाने के बाद कॉलेज में जाते हुए देखता है और उसकी माँ जो है कॉलेज की तरफ गई है और वहाँ घर के फाटक के ऊपर खड़ा होकर माँ को देख रहा है। वह जानता है मम्मी आप पीछे मुड़कर नहीं देखेगी, यानी बंटी जानता है अब माँ जो है उसकी कॉलेज में गई है और वह पीछे मुड़कर नहीं देखेंगी। नल्ले तुले कदम रखती हुई सीधी चलती चली जाएगी, यानी वह धीरे धीरे चलती जाएगी, आगे बढ़ जाएगी। जैसे ही अपने कमर के सामने पहुँचेगी, जैसे ही उनके ऑफिस के सामने पहुँचेगी, चपरासी सलाम ठोकता हुआ दौड़ेगा और चीख उठाएगा। मम्मी अंदर घुसेगी और एक बड़ी सी मेज के पीछे रखी कुर्सी पर बैठ जाएगी। मेज पर ढेर सारी चिट्ठियाँ होगी, फाइलें होगी। उस समय तक मम्मी एकदम बदल चुकी होगी। कम से कम बंटी को उस कुर्सी पर बैठी मम्मी अच्छी नहीं लगती। यानी बंटी की माँ जो है कुर्सी पर, उस प्रिंसिपल की कुर्सी पर बैठी अच्छी नहीं लगती। पहले जब कभी उसकी छुट्टी होती और मम्मी की नहीं होती, मम्मी उसे भी अपने साथ कॉलेज ले जाया करती थी। यानी पहले जब भी कभी मम्मी को छुट्टी नहीं होती और बंटी को होती थी तो बंटी को मम्मी जो है साथ ले जाया करती थी। चपरासी उसे देखते ही गोद में उठाने लगता तो वह हाथ झटकता, यानी वहाँ का जो चपरासी है बंटी को देखकर गोद में उठाता था तो बंटी को अच्छा नहीं लगता था। मम्मी के कमरे के एक कोने में ही उसके लिए एक छोटी सी मेज कुर्सी लगवा दी गई जाती। यानी वह शकुन यानी बंटी की जो मम्मी है उसी के कमरे में एक छोटी सी कुर्सी रखी जाती थी, मेज और कुर्सी बंटी को बिठाने के लिए, जिस पर बैठकर वह ड्राइंग बनाया करता। कमरे में कोई भी घुसता तो एक बार हंसी लटपेट आंखों में ज़रूर उसे दुलार देता। यानी कमरे में कोई आता या बात करता तो वह आंखों से उसको दुलार लेता था बंटी। तब वह मम्मी की ओर देखता, यानी वह उस आदमी की तरफ देखकर मम्मी की ओर देखता था। पर उस कुर्सी पर बैठकर मम्मी का चेहरा अजीब तरह से सख्त हो जाया करता है। लगता है मानो अपने असली चेहरे पर कोई दूसरा चेहरा लगा लिया हो। यानी वो बंटी जब माँ की तरफ देखता है उस इंसान के सामने तो माँ का चेहरा बिल्कुल बदला हुआ सा लगता है कि चेहरे के ऊपर और एक चेहरा लगाया हुआ है। मम्मी के पास ज़रूर एक और चेहरा है, चेहरा ही नहीं आवाज़ भी कैसी सख्त हो जाती है। यानी बंटी को लग रहा है कि मम्मी के पास और एक चेहरा है, चेहरा भी नहीं आवाज़ भी, यानी उसकी आवाज़ भी बदल जाती है। बोलती है तो लगता है जैसे डांट रही हो, यानी ऐसी बोलती है कि जैसे डांट रही हो। बंटी को मम्मी बहुत ही कम डांटती है, यानी बंटी को जो उसकी मम्मी है बहुत कम डांटती है, बस प्यार करती है इसलिए यूँ सख्त चेहरा लिए डांटती है। यानी प्यार करती है इसलिए सख्त चेहरा लिए डांटती है। प्रिंसिपल की कुर्सी पर बैठी मम्मी उसे कभी अच्छी नहीं लगती। यानी प्रिंसिपल पर कुर्सी, यानी शकुन जो है बंटी की माँ जो है प्रिंसिपल है और उस कुर्सी पर बैठी हुई बंटी की जो माँ है बंटी को अच्छी नहीं लगती। वहाँ उसके और मम्मी के बीच में बहुत सारी चीज़ें आ जाती है। मम्मी का नकली चेहरा, यानी उस कुर्सी पर बैठने के बाद मम्मी का जो नकली चेहरा है वह बंटी के सामने आता है और वही नकली चेहरा बंटी को अच्छा नहीं लगता। कॉलेज की बड़ी सी बिल्डिंग, कॉलेज की ढेर सारी लड़कियां, कॉलेज के ढेर सारे काम, थोड़ी थोड़ी देर में बजने वाले घंटे, घंटा बजने पर होने वाली हलचल, इन सब के एक सिरे पर वह रहता है चुपचाप सहमा सा और दूसरे पर मम्मी रहती है, किसी को आदेश देती हुई, किसी के साथ सलाह मशवरा करती हुई, किसी को डांटती हुई, और इसलिए उसने
कॉलेज जाना छोड़ दिया। यानी वह कॉलेज में जब भी वहाँ जो भी ताशिका की घंटी है, समय पर ताशिका की घंटी बजना और समय खत्म ताशिका की घंटी बजना, हलचल होना, छात्र का आना जाना या अन्य प्रोफेसरों का आना जाना और मम्मी का जो अन्य लोगों से आदेश देना या काम करवा लेना, यह जो बात है, यह बात बंटी को खटकती है और इसी वजह वह कॉलेज नहीं जा पाता या कॉलेज जाना उसको अच्छा नहीं लगता और इसीलिए उसने कॉलेज जाना छोड़ दिया। घर में चाहे वह अकेला रह ले पर वहाँ नहीं जाता, यानी वह घर में अकेला रहने को तैयार है लेकिन कॉलेज में नहीं जाना चाहता माँ के साथ। माँ किसी के पास जाए, मम्मी को वहाँ माँ माँ वहाँ किसी के पास जाए, मम्मी तो वहाँ रहती नहीं, यानी वह किसी के पास जाए वहाँ मम्मी तो वहाँ रहती नहीं, उनके कामों में व्यस्त रहती रहती है बस एक प्रिंसिपल जिसके चारों ओर बहुत सारे काम, बहुत सारे लोग रहते हैं, नहीं रहता है तो केवल बंटी। यानी यहाँ पर लेखिका कहती कि बंटी द्वारा वहाँ प्रिंसिपल की कुर्सी पर बैठने के बाद मम्मी जो है बंटी की वह मम्मी यानी माँ नहीं रहती, वहाँ पर वह सिर्फ जो है वह सिर्फ प्रिंसिपल रह जाती है और प्रिंसिपल होने के नाते उसको बहुत सारे काम, बहुत सारे लोग उसके आसपास रहते हैं, बहुत सारे काम रहती है और बंटी जो है केवल अकेला बंटी ही वहाँ पर बैठा रहता है। थोड़ी देर तक बंटी गेट पर खड़े खड़े आने जाने वालों को यूं ही देखता रहा, फिर लोहे के फाटक पर झुकने लगा। यानी बंटी जो है वह जो फाटक है दरवाज़ा, उस फाटक पर खड़े होकर देख रहा है और फिर सोचने के बाद उस लोहे के फाटक को पकड़कर झूलने लगा। सामने से दो लड़के साइकिल पर बातें करते हुए गुजर गए तो उसने सोचा थोड़ा और बड़ा हो जाएगा तो वह भी दो पहिए की साइकिल खरीदेगा। यानी सामने से उसके दो लड़के जो है साइकिल लेकर जाते हैं और वह साइकिल देखकर बंटी को लगता है कि थोड़ा बड़ा हो जाने के बाद वह भी साइकिल खरीदेगा। वह जानता है मम्मी उसे कभी बाहर निकाल कर साइकिल नहीं चलाने देगी, यानी बंटी जानता है कि मम्मी जो है बाहर जाकर मुझे साइकिल चलाने नहीं देगी। जाने क्यों उन्हें हमेशा यही डर लगा रहता है कि वह बाहर निकला और एक्सीडेंट हुआ। यानी बंटी की माँ को डर लगता है कि बंटी यदि बाहर जाए और उसको एक्सीडेंट हो गया या कोई चोट पहुँची तो मुँह वह ज़रूर बाहर चलाएगा, यानी वह ज़रूर बाहर चलाएगा। पुलिया पर जब बिना पैडिल मारे ही बराटे से साइकिल उतरती है तो कैसा मज़ा आता है, यानी जैसे पैडल मारे बिना ही साइकिल चलने लगती है तो मज़ा कैसे आता होगा, बंटी सोच रहा है। उसके बाद आंखों के सामने सामने वे बड़े बड़े मैदान तैर गए जो स्कूल जाते समय बस में से दूर दूर दिखाई देती है। यानी बंटी के सामने जब वहाँ आंखों के सामने बड़े बड़े मैदान दिखाई देने लगे, जो बंटी स्कूल जा रहा है बस से और बस की खिड़कियों से वहाँ बड़े बड़े मैदान दिखाई दे रहे हैं। मैदान के दूसरे सिरे पर बनी हुई पहाड़ियों जिनके पीछे से सूरज निकल डूब दिन और रात करता है। यानी वह मैदान मैदान के उस एक कोने पर जो ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ है वह पहाड़ियाँ दिख रही है और उस पहाड़ियों के पीछे से सूरज जो है निकलता है, डूबता है और इसके कारण रात दिन होती है। कौन जाने वह उन पहाड़ियों की तहटी में कोई साधु बैठा हो जिसके पास जादू की खड़ाई हो, जादू का कमंडल हो, एक बार जाकर ज़रूर देखना चाहिए। यानी बंटी सोच रहा है कि उस पहाड़ के पीछे कोई साधु होगा तभी सूरज वहाँ से निकलता है, डूबता है, वही साधु के जो है जादू कर रहा होगा, एक बार जाकर उस पहाड़ियों के पीछे देखना होगा, ऐसा बंटी सोच रहा है। साइकिल मिलने से जाया जा सकता है, यानी साइकिल मिलने के बाद वहाँ पर पहाड़ पर जाया जा सकता है देखने के लिए। बस किसी को बताए नहीं और चलता चला जाए तो पहुँच ही सकता है, यानी किसी को बताना नहीं, चलता जाए साइकिल पर तो वहाँ पर पहुँच सकता है। पर मम्मी को मालूम पड़ जाए तो बाप रे, यानी तब मम्मी को पता चला कि बंटी जो है साइकिल लेकर उस पहाड़ की तरफ गया है तो फिर मम्मी तो डांटेगी, मारेगी, पीटेगी मम्मी उसे बहुत ज़्यादा घर से बाहर नहीं जाने देती यानी इसीलिए तो मम्मी उसको घर से बाहर बहुत ज़्यादा जाने देती। पर मम्मी को पता ही नहीं चल पाता है कि पलंग
पलंग पर उसकी बगल में लेटे लेटे वह उन साधुओं की तलाश में कहाँ कहाँ घूमता है। यानी वह उसके मम्मी के साथ पलंग पर सोया हुआ है और वह कब वह उठकर साधुओं को ढूंढने के लिए कहाँ कहाँ तलाश करता है, मम्मी को पता नहीं। अनदेखे अनजाने पहाड़ों में, जंगलों में, घाटियों में, यानी वह न जाने कितनी घाटियों में, पहाड़ों में घूमता है। अब छुट्टी के दिन समझ ही नहीं आता, यानी अब छुट्टी के दिन है, समझ ही नहीं आता वह क्या करे। यानी क्या करे, छुट्टियाँ है तो क्या करे, कुछ समझ में नहीं आता। एक बार यूं ही बगीचे का चक्कर लगाया, मोगरे खूब महके हुए थे। यानी वह एक बार जो है उसने बगीचे में चक्कर लगाया, मोगरे जो है, मोगरे के फूल जो है खिल गए थे, महके हुए थे। एक पौधे को उसने खूब प्यार से छुआ, यानी एक मोगरे के पौधे को बहुत प्यार से, स्नेह से छुआ बंटी ने। फिर गिनकर फिर गिनकर देखा कितनी नई कलियां खिली, यानी फिर उन कलियों को गिनकर देखा कि कितनी नई कलियां खिलकर आई है। हर एक पौधे की फूल पत्तियों का हिसाब किताब उसके पास है। एक एक दो पौधे की पत्तियां गंदी लगी तो जल्दी से पाइप लेकर उनको धोया, यानी किसी हर एक पेड़ पौधे की उसके पास हिसाब किताब है। और किसी पौधे की कोई पत्तियां गंदी हो गई है, पत्ते, तो वो जल्द से पाइप लेकर उसको धोता है, उस पर पानी डालता है। कुछ इस ढंग से जैसे मम्मी सवेरे सवेरे उसका मुंह धोती है, यानी जिस प्रकार मम्मी सुबह ही बंटी का मुंह धोती है, उसी प्रकार जो है बंटी भी उस पेड़ का मुंह धो रहा है। बस हो गए साफ, चलो अब हवा में झूलो। यानी वह होने के बाद बंटी कहता है उस पेड़ को कि आप साफ हो गए, चलो आप हवा में झूलो, खेलो, काम करो अपना अपना। भीतर आया तो कमरे में घुसते ही नज़र ड्रेसिंग टेबल पर गई, यानी भीतर आया तो ड्रेसिंग टेबल की तरफ नज़र गई। वही रंग बिरंगी शीशियाँ और मम्मी का वही सख्त चेहरा याद आ गया। यानी वह शीशियों को, रंग बिरंगी शीशियों को देखने के बाद वही मम्मी का चेहरा और सख्त चेहरा याद आया। रूखा रूखा और एकदम बदला हुआ, यानी रूखा रूखा और एकदम बदला हुआ चेहरा मम्मी का बंटी को याद आया। कैसे बदल जाता है चेहरा, और तब न जाने कितनी बातें एक साथ दिमाग में घूमने लगी। यानी वह कैसे बदल जाता है चेहरा पता नहीं, और ऐसे समय बंटी के मन में अनेक विचार आने लगते हैं। तुम यहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हो बंटी भैया, चलकर चलकर नहा नहा काहे नहीं लेते। हाथ में झाड़ू लिए लिए फूफी घुसी तो बंटी ने झाड़ू छीन लिया और उसके हाथ पर झूलता हुआ बोला, फूफी वह कहानी सुनाओ तो सोनल रानी की, जो सचमुच में डायन थी और रानी बनकर रहती थी। यानी वह फूफी जो है, यानी जो फूफी, यानी जो बंटी के घर की नौकरानी है, शकुन के घर की नौकरानी है, वह बंटी को कहती है कि चलो नहा लो भैया। भैया, वो शकुन जो है बंटी को भैया कहती है, ये बात भी याद रखिए, भैया भाई भैया कहती है, याद रखिए, क्योंकि बंटी आजकल बहुत सूक्ष्मता के साथ प्रश्न पूछ रहा है। और वह कहती है, तब बंटी जो कहता है, बंटी उसके हाथ से झाड़ू लेता है और हाथ में झाड़ू लिए फूफी की हाथ में झाड़ू लेकर फूफी जब आती है और बंटी जो है उसके हाथ का झाड़ू छीन लेता है और कहता है कि उसको स्नेह से बोलता है कि फूफी वह कहानी सुनाओ जो कि सोनल रानी की, जो सचमुच में डायन थी, जो सोनल रानी जो डायन थी सचमुच की, और वह रानी बनकर रहती थी, वह कहानी सुनाओ। ए लो और सुनो। फूफी कहती कि ये लो और सुनो, यह कहानी कहने सुनने का बखत है। यानी यह कोई समय है क्या कहानी सुनने का और सुनाने का, काम सारा पड़ा है और तुम्हें कहानी सूझ रही है। यानी काम इतना सारा पड़ा है और तुम्हें कहानी सूझ रही है सुनने की। कहानी रात में सुनी जाती है, दिन में नहीं। यानी वो फूफी कहती है कि कहानी जो है रात में सुनी जाती है, दिन में नहीं। नहीं, मैं अभी सुनूंगा, कोई काम वाम नहीं। फिर आंखों में जाने कितना कौतूहल भरकर पूछा। यानी वो बंटी कहता है कि नहीं नहीं नहीं, बच्चे बहुत एक जिद करते हैं, तो उसी प्रकार बंटी कहता है कि नहीं नहीं, मैं अभी कहानी सुनूंगा, कोई काम वाम नहीं। फिर उसकी आंखों में कितनी कौतूहलता भरी हुई थी। अच्छा फूफी, वह डायन से रानी कैसे बन जाती थी, यानी वह सोनल रानी जो है डायन से रानी कैसे बन जाती है, यह सुनाओ। उसके पास जादू था, यानी उस सोनल रानी के पास जादू था। सोनल रानी के पास जादू था, ऐसा वो पूछता है। क्यों फूफी, आदमी भी चाहे तो ऐसा कर सकता है, यानी वह उस रानी की तरह आदमी भी ऐसा जादू कर सकता है। इसके
इससे इससे कर लेगा आदमी, यानी इससे आदमी कर लेगा। आदमी के बस में क्या जादू होता है, यानी वो फूफी कहती कि आदमी के बस में क्या जादू होता है। तुमने डायन देखी है फूफी, यानी बंटी पूछता है फूफी को, क्या तुमने डायन देखी है? कैसी होती है, कैसी होती हो, यानी कैसी होती होगी? जब आदमी के भेष में होती होगी तब तो कोई पहचान भी नहीं सकेगा। यानी बंटी कहता है कि डायन कैसी हो सकती है, तुमने डायन देखी है? जब वह इंसान के भेष में, यानी इंसान के वेश में होती है, तब वह इंसान उसको, डायन को पहचान नहीं पाएगा। बंटी की आंखों में जाने कैसे कैसे चित्र तैरने लगे, यानी उसके मन में कैसे कैसे विचार आने लगे। अरे हमने नहीं देखी कोई डायन वायन, तुम चलकर नहा लो। यानी फूफी कहती कि मैंने कोई डायन वायन नहीं देखी, तुम चलकर नहा लो। नहीं, अभी नहीं नहाता। और बंटी पीछे के आंगन में आया तो झमझम करती सोनल रानी भी साथ आ गई। यानी वो बंटी कहता है कि मैं अभी नहीं नहाता, ऐसा कहकर वो पीछे के आंगन में गया तो उसके साथ जो झमझम करती सोनल रानी है वह भी साथ आ गई। 7 मंजिले महल में रहने वाली 700 दासियों से घिरी सोनल रानी, यानी 7 मंजिले महल में रहती थी और 700 दासियाँ जो नौकर चाकर थे वह उसके साथ रहने वाली सोनल रानी। ऐसा रूप की न लोगों ने देखा न सुना। राजा तो जैसे प्राण देते, कोई भला देखता भी कैसे। यानी वह ऐसी सुंदर थी, राजा तो उसके सौंदर्य पर मोहित थे। वह रूप क्या कोई आदमी का था, यानी वह रूप सच में कोई आदमी का था? वह तो डायन का जादू था, यानी उस डायन का पास जादू था, इसलिए वह इतना सुंदर बन गई थी। फिर धीरे धीरे कहानी की एक पूरी की पूरी दुनिया खुलती चली जाती, यानी फिर सोचते सोचते वह पूरी कहानी की जो दुनिया है वह सोचने लगता है। भेड़ बनाकर रखे हुए राजकुमार, मैना बनाकर रखी हुई राजकुमारी, ऐसा कुछ होता ज़रूर है जिससे आदमी भेष बदल लेता है। यानी वो भेड़ बना कर रखा हुआ राजकुमार और जो मैना बना कर रखी हुई राजकुमारी, सचमुच आदमी भी इसी प्रकार भेष बदल लेता है। बंटी फिर भीतर गया, चुपचाप ड्रेसिंग टेबल के पास जाकर शीशियों को उठा उठा कर देखने लगा। यानी बंटी जो है उस ड्रेसिंग टेबल के पास गया और वहाँ जाने के बाद जो भी वहाँ मेकअप की गन, जो भी क्रीम पाउडर की, जो भी लिपस्टिक की शीशे है, जो भी डिब्बिया है, उसको उठा उठा कर देखने लगा कि इसमें ऐसा क्या जादू है जो इनको लगाने पर मेरी माँ का चेहरा बदल जाता है। एक बार मन हुआ अपने मुंह पर भी लगा देखे, यानी एक बार बंटी को लगा कि मैं अपने मुंह पर भी लगा कर देखूं, क्या उसका चेहरा भी मम्मी की तरह बदल जाए, क्या उसका चेहरा भी मम्मी की तरह बदल जाए। ये सब ब्यूटी पार्लर का कमाल है। कहते हैं ना कि पुराने ब्यूटी पार्लर यानी पुराने बिल्डिंग को नया करने की तकनीक, यानी ब्यूटी पार्लर, ऐसा एक कहा जाता है। तो उसी प्रकार वह कहता है कि इसको लगाने से मेरी मम्मी का चेहरा बदल जाता है, तो मैं भी एक बार क्यों न लगा कर देखूँ, ऐसा वह बंटी के मन में ख्याल आता है। यह क्या, फिर तुम ड्रेसिंग टेबल पर पहुंच गए? फूफी खड़ी हंस रही थी। बंटी एकदम सकपका गया, यानी फूफी जो उसको देखकर बोली कि तुम ड्रेसिंग टेबल के पास आ गए हो, टेबल के पास आ गए हो, और फूफी खड़ी रहकर हंस रही है और बंटी एकदम सकपका गया। हम कहते हैं यही शौक रहे तुम्हारे तो बड़े होकर तुम ज़रूर लड़की बन जाओगे। अरे वह ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ा है, वह मेकअप की शीशियाँ देख रहा है, तो वह फूफी कहती है कि यही तुम्हारे शौक रहे मेकअप के तो आगे चलकर तुम लड़की ही बन जाओगे। मारूंगा मैं, फिर वही गंदी बात कही तो, यानी बंटी कहता है कि मारूंगा मैं, तुमने वही लड़की होने की बात कही तो। बंटी हाथ उठाकर अपनी जेब गुस्से में छिपाने लगा, यानी बंटी हाथ उठाकर उसको मारने के एक झेप दिया। फूफी भी अजीब है, मम्मी कभी प्यार करते हुए उसे गोद में बिठा लेगी या अपने साथ लिटाकर कहानी सुनाएगी तो हमेशा उसे ऐसे ही चिढ़ाएगी। यानी फूफी जो है एक अजीब की है, जब भी मम्मी बंटी को स्नेह करती है, कहानी सुनाती है गोद में लेकर या साथ लेकर लेटती है, तो फूफी जो है ऐसे ही मजाक करती है और उसको चिढ़ाती है। तुम अभी तक माँ की गोद में चिपक कर बैठे हो, छी छी, तुम तो एकदम लड़की हो बंटी भैया। यानी वो तुम तो अभी तक माँ के पास बैठे हो, माँ के गोद में बैठे हो, तो भी एकदम लड़की की तरह हो बंटी भैया, ऐसे कहते हो चिढ़ाती है। देख लो मम्मी यह फूफी, यानी बंटी कहता है कि देख लो मम्मी यह फूफी। पर मम्मी है कि फूफी को कुछ नहीं कहती, यानी मम्मी जो है फूफी को कुछ नहीं कहती, बस हंसती रहती है। क्योंकि उस समय घर में जो रहती है मम्मी, वह भी एकदम मम्मी बनी हुई, यानी घर में रहकर एकदम मम्मी है और मम्मी बनी हुई। कॉलेज में तो
कॉलेज में हो तो पता लगे, इस फूफी को ऐसी घुड़की मिले कि सारा चिढ़ाना भूल जाए। यानी वह कॉलेज में यदि मम्मी को देखे तो सारा चिढ़ाना बन जाए। यानी कॉलेज में वो किस प्रकार अन्य लोगों से बात करती है, किस प्रकार डांटती है वह, लेकिन घर में नहीं डांटती। वह कॉलेज का रूप यदि माँ का फूफी घर में दिखेगी तो चिढ़ाना भूल जाएगी। ऐसा बंटी सोच रहा है। मेरा तो बेटा बेटा भी यही है और बेटी भी यही। हंसती हुई मम्मी उसे अपने से और ज़्यादा सटा लेती, यानी मम्मी उसको और नज़दीक लेती हुई फूफी से कहती कि मेरा बेटा भी यही है और बेटी भी यही है। उस समय फूफी के सामने माँ की बाहों से छूटकर भागने के लिए वह ज़रूर शक पकाता रहता है, पर यूं उसे मम्मी की गोद में बैठना, उसके साथ सट कर सोना अच्छा लगता है। यानी वह फूफी के सामने मम्मी की गोद से छूट कर निकल जाना चाहता है, लेकिन मम्मी के साथ बैठना, मम्मी के गोद में बैठना और या मम्मी के साथ सोना बंटी को अच्छा लगता। सोने से पहले मम्मी उसे रोज़ कहानी सुनाती है। यानी सोने से पहले जो मम्मी है उसको कहानी सुनाती है, राजा रानी की, परियों की, ऐसे ऐसे राजकुमारों की जो अपनी माँ को बहुत प्यार करते थे और अपनी माँ के लिए बड़े बड़े समुद्र तैर गए थे, ऊंचे ऊंचे पहाड़ पार कर गए थे। यानी बंटी की माँ जो है, यह सवाल पूछा जाता है कि बंटी की माँ सोते समय बंटी को किस प्रकार की कहानियाँ सुनाती थी। तो इसमें है राजा रानी की, परियों की, ऐसे राजकुमारों की जो अपनी माँ को प्यार करते थे और अपनी माँ के प्यार के लिए बड़े बड़े समुद्र को पार करके तैरते हुए आए थे, ऊंचे ऊंचे पहाड़ जो है पार करके चढ़ कर आए थे। ये कहानियाँ सुनाती थी। फिर मम्मी उसके गाल सहलाते हुए पूछती, अच्छा बता, तू मेरे लिए इतना सब करेगा, बड़ा होकर या किसी निकाल बाहर करेगा। हटाओ बुढ़िया को, बोर लगती है। यानी वह फिर जो शकुन जो है बंटी की माँ जो है, वह बंटी को कहती कि तू उन राजकुमारों की तरह मुझे प्यार करेगा, स्नेह करेगा, नहीं करेगा जो बड़े बड़े राजकुमारों ने अपनी माँ के लिए समुद्र पार किए, ऊंचे ऊंचे पहाड़ चढ़े, तू उनकी तरह मेरे लिए कुछ करेगा। तू मेरे उन राजकुमारों की तरह मुझको स्नेह करेगा, प्यार करेगा, मुझे साथ रखेगा, नहीं तो क्या ऐसा करेगा, हटाओ बुढ़िया को घर से, ऐसा कहेगा। ऐसा वह कहती है। धत, मम्मी को कभी नहीं छोड़ूंगा। यानी बंटी कहता है कि धत, मम्मी को मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। तब मम्मी निहाल होकर उसे बाहों में भर लेती और उसके गालों पर ढेर सारे किस्सू देती। यानी फिर चुम्बन लेती थी मम्मी, फिर उसको पकड़ कर बाहों में भरकर उसके गाल के चुम्बन लेती थी। फिर पता नहीं छत में क्या देखने लगती है। फिर वह एक टक छत पर देखती थी, छत को देखती थी, बस फिर देखती ही रह जाती और उसे लगता जैसे उसके उसके और मम्मी के बीच में फिर कहीं कोई आ गया। यानी फिर उसको लगता है कि बंटी को मम्मी और उसके बीच में फिर कोई आ गया है, क्योंकि वह सब कुछ बंटी पर स्नेह करना, दुलारना छोड़कर एक टक छत की तरफ देखती है। पर कौन, यह वह न समझ पाता। यानी पर कौन आया है यह बंटी समझ नहीं पाता। मम्मी के चेहरे पर गहराती हुई उदासी की परतें उसे कहीं हल्के से बेचैन कर देती। उसका मन करता कि मम्मी को पक्की तरह समझा दे कि वह उन्हें कभी नहीं छोड़ेगा। यानी फिर बंटी को लगता है कि मैं उसको छोड़ूंगा, इसी आशा से मम्मी मुझसे दूर होकर छत की तरफ देख रही है और वह समझाऊंगा ऐसा सोचता है। पर कैसे समझाऊंगा, लेकिन पर मैं कैसे समझाऊं। और जब कुछ भी समझ में नहीं आता तो वह मम्मी के गले में हाथ डालकर लिपट जाता है। यानी कुछ समझ में नहीं आता तब बंटी जो है अपनी माँ के गले में हाथ डालकर लिपट कर जाता। और तभी फूफी की बात याद आ जाती। फूफी बकवास करती है, कहीं मम्मी को प्यार करने से या किसी मम्मी के साथ सोने से कोई लड़का लड़की बन जाता होगा भला। यानी फिर वह फूफी जो है उसको चिढ़ाती थी और फूफी की बात याद आती है कि कोई लड़का मम्मी के पास, मम्मी के बाहों में सोकर मम्मी के पास जाकर सोता है, प्यार दुलार करता है, तो कोई लड़का लड़की कैसे बन जाता है, यह बात सोच में आता है। छोटा बच्चा है तो उसको क्या पता। तुम नहा लो बंटी भैया, कहो तो हम नहला दे। यानी वो फूफी कहती कि तुम नहा लो बंटी भैया, कहो तो क्या मैं नहला लूँ, यानी क्या मैं स्नान कराऊँ तुमको। नहीं, अपने आप नहा लूँगा। बंटी आई नहलाने वाली। यानी वह कहता है मैं अपने आप नहा लूँगा कि बड़ी आई तुम मुझे नहलाने वाली, स्नान कराने वाली। तो
तो जाओ अपने आप नहाओ, हम कपड़ा वपड़ा निकाल कर रख देते, यानी फूफी कहती कि चलो जाओ तुम नहा लो, मैं कपड़ा सब कुछ वही निकाल कर रख देती हूँ। अभी नहीं नहाता, जब मर्जी जाए आएगी नहाऊंगा। फूफी को लेकर अभी भी गुस्सा भरा हुआ, यानी कहता है कि मैं अभी नहीं नहाऊंगा, जब मेरी मर्जी होगी तब नहाऊंगा। अब वह फूफी के बारे में जो भी गुस्सा है वह अभी तक बंटी के मन में है। बंटी ने अपनी अलमारी खोली, मम्मी के खरीदे हुए और पापा के भेजे हुए खिलौनों से अलमारी भरी हुई है। यानी बंटी ने जो उसकी अलमारी खोली, उसमें जो मम्मी ने जो खिलौने दिए हैं और पापा ने जो खिलौने भेजे हैं उनसे अलमारी भरी हुई है। उम, उसने कई अ, उसने नई वाली बंदूक निकाली, खूब बड़ी सी, और एकदम आंगन में झाड़ू लगा दी, फूफी की पीठ में नली लगा दी। बोला, आप कहेगी कभी लड़की कर अ, आप कहेगी कभी लड़की कर दो शूट, गोली से उड़ा दूंगा, हाँ याद रखना। यानी वो कहता है, वो अलमारी से रखी हुई बंदूक निकालता है और कहता है झाड़ू लगा रही फूफी के कमर पर रख कर कि आप कहेगी तू मुझे अ, लड़के से लड़की बनेगा, ऐसा वो तू मुझे चिढ़ाएगी, क्या एक शूट कर दूँ, ऐसा वो कहता है ढिठियाऊं। बंटी जब बहुत लाड़ में होता है या बहुत नाराज़ तो फूफी को ही कहता है, यानी जब वो बहुत प्यार में या बहुत लाड़ में होता है या गुस्से में होता है, नाराज़ होता है, तो वो फूफी को ही कहता है। और क्या, अब तुम बंदूक ही तो मारोगे, इसी दिन के लिए तो पाल पोस कर बड़ा किया। यानी फूफी कहती है कि और क्या, आप तुम बंदूक ही मारोगे, इसी दिन यह दिन देखने के लिए ही मैंने तुम्हें बड़ा किया है पाल पोस कर। तब पता नहीं क्यों मम्मी की कोई बात याद आ गई और बंटी हाथ अपने आप हट गया, यानी तब माँ की बात याद आ गई और बंटी अपने आप हट गया। ख्याल आया, उसने अपनी बंदूक टीटू को तो दिखाई नहीं। यानी ख्याल आया, जो टीटू जो है बंटी का दोस्त, उसको दिखाई दी। यानी यहाँ पर अब तक हमने कितने उपन्यास में पात्र देखे, शकुन, बंटी की माँ, बंटी और फूफी, इन तीन पात्रों को देखा। और टीटू और जो दो साइकिल चलाते हुए मित्र लड़के जा रहे थे वह, यानी वह उतने कौन है, यानी मुख्य पात्रों में कौन सा, टीटू, बंटी और बंटी की माँ और फूफी, यानी हमने चार पात्र देखे। उसके मुकाबले टीटू के पास बहुत कम खिलौने, यानी वो कहता है कि ये जो बंदूक है मैंने टीटू को नहीं दिखाई, और उसके पास टीटू के पास बहुत कम खिलौने हैं, फिर भी ऐसी शान लगाता है जैसे लाट साहब हो। यानी कम खिलौने हुए फिर भी वह एक लाट साहब की तरह शान दिखाता है। उस दिन कैरम बोर्ड दिखा दिखा कर कितना इतना इतरा रहा था, यानी कैरम बोर्ड उसके पास है और टीटू के पास, और कैरम बोर्ड दिखा दिखा कर कितना इतरा रहा था। वह मम्मी से कहकर अपने लिए भी कैरम बोर्ड खरीदेगा, और नहीं तो इस बार पापा आएंगे तो उससे लेगा। यानी कहता है कि मैं मम्मी से कहकर कैरम बोर्ड खरीदूंगा, या पापा आएंगे तो पापा से कहकर ले लूँगा। पिछली बार पापा जिस दिन आए थे उस दिन उसका रिजल्ट निकला था, यानी जिस दिन पापा आए थे उस दिन उसका रिजल्ट निकला था। कितने खुश हुए थे पापा उसका रिजल्ट देखकर, यानी बंटी का रिजल्ट देखकर बंटी के जो पापा यानी अजय जो है खुश हुआ था। खूब प्यार किया था, शाबाशी दी थी और ढेर सारी चीज़ें दिलवाई थी, यानी खूब प्यार किया था, खूब स्नेह किया था और फिर ढेर सारी चीज़ें दी थी, शाबाशी भी दी थी। इस बार कब आएंगे पापा, यानी बंटी सोचता है कि इस बार कब आएंगे पापा। यह किधर चले, उसे पिछले दरवाजे से बाहर जाते देख फूफी चिल्लाई, यानी वह फूफी कहते, बंटी जब बाहर गया तो वह फूफी चिल्लाई कि यह किधर गया। मैं टीटू के यहाँ जा रहा हूँ, अभी आ जाऊँगा। यानी बंटी कहता है कि मैं टीटू के यहाँ जा रहा हूँ, अभी आऊँगा। वही मत खेलने बैठ जाना, मम्मी गुस्सा होगी होगी नहीं तो, नहाया धोया कुछ नहीं है। यानी फूफी कहती कि वही जाकर टीटू के पास जाकर मत बैठ जाना, तुम्हारी मम्मी आएगी तो डांटेगी, गुस्सा करेगी, नहाया धोया कुछ नहीं। बंटी दूर निकल निकल आया, फूफी की तो आदत है कुछ न कुछ बकते रहने की। यानी बंटी वहाँ से घर से निकल आया और वो कहता है कि फूफी की जो तो आदत ही है कि कोई ना कुछ बकने की या कहने की। टीटू के घर के दरवाजे पर आकर एक मिनट को झिझका, कहीं सबसे पहले टीटू की अम्मा ही न मिल जाए, यानी वह टीटू की अम्मा ही उसको न मिल जाए, वह झिझक उठा उठा कैसे बोलती है वे भी। एक दिन इसी तरह छुट्टी के दिन सवेरे सवेरे आ गया था तो बोली, यानी वो टिट्टू की माँ जो है वह भी बंटी को एक अलग नज़रिए से देखती है और कैसी बोलती है। एक दिन बंटी सुबह ही आया था छुट्टी के दिन, तो वह बोला था, आ गए बंटी, छुट्टी के दिन तो तुम्हारा सूरज भी इसी घर में उगता है और इसी घर में डूबता है। यह जो कथन है यह टीटू के माँ का कथन है। आ गए बंटी,
छुट्टी के दिन तो तुम्हारा यानी छुट्टी के दिन तो तुम दिन भर यही रहते हो रात होने तक ऐसा। छुट्टी के दिन तो तुम्हारा सूरज भी इसी घर में उगता है और इसी घर में डूबता है। तो मन हुआ था कि उल्टे पैर यानी यह बात सुनकर बंटी को लगता है कि उल्टे पैर लौट जाओ। मम्मी तो टीटू को कभी ऐसे नहीं कहती यानी उसकी जो बंटी की जो मम्मी है टीटू को ऐसे कभी नहीं कहती। चाहे वह सारे दिन रहे यानी चाहे टीटू बंटी के यहाँ सारे दिन रहे लेकिन बंटी की मम्मी कुछ नहीं कहती। उसका बस चले तो वह कभी टीटू के घर नहीं जाए यानी बस चले तो वह टीटू के घर कभी नहीं जाए। वैसे भी उसे अपने ही घर में खेलना अच्छा लगता है यानी बंटी को अपने ही घर में खेलना अच्छा लगता है। फूफी कहती है घर में काहे नहीं अच्छा लगेगा, ऐसी लाड साहबिन कहने को और कहाँ मिलती है बच्चों को यानी फूफी कहती कि मेरे जैसी संभालने वाली लाड साहब कहाँ मिलती है बच्चों को। टीटू से कितना कहा कि तू ही आ जाया कर छुट्टी के दिन, पर शाम के पहले वह कभी आता ही नहीं था। बंटी ने कहा था टीटू से कि छुट्टी के दिन तू ही मेरे लिए खेलने के लिए आया कर, लेकिन टीटू कभी नहीं आता, घर में ही खेलता रहता है। बिंदा है बिंदा है शन्नो है यानी बिंदा है शन्नो है टीटू है। यह बंटी के दोस्त है। बंटी के दोस्त टीटू बिंदा और शनो हु है। कहने दो कहती है तो बंदूक दिखाकर अभी लौट भी जाऊंगा यानी बंदूक दिखाकर अभी लौट जाऊंगा, मैं वहाँ रुकूंगा ही नहीं। और सूरज तो आप कभी का उग गया यानी आप सूरज तो कभी का उग गया है। बरामदे में ही टीटू की अम्मा बैठी तरकारी काट रही यानी वो बरामदे में ही टीटू की अम्मा जो है बैठकर तरकारी काट रही है सब्जियाँ। क्षण भर को पाँव ठिठक गए, न भीतर को जाते बना न लौटे यानी फिर भीतर जाए या न जाए बंटी के मन में सवाल उत्पन्न हुआ क्योंकि उसने टीटू की माँ को वहीं पर देखा। कौन बंटी, आओ, अरे बड़ी जोरदार बंदूक ले रखी है, इतनी बड़ी किसने दिलवाई, पापा ने? यानी वह बंटी को कहती है कि आओ बंटी, इतनी बड़ी जोरदार बंदूक तुम्हें किसने दिलवाई है? तो बंटी कहता है कि पापा ने। ये आए थे क्या पापा? यानी फिर टिट्टू की माँ कहती कि ये तुम्हारे पापा आए थे? नहीं, किसी के साथ भिजवाई थी यानी बंटी कहता है कि नहीं आए थे, किसी के साथ भिजवाई थी। एकाएक शोर की खुशी खुशी जैसे बुझ गई। मन हुआ अम्मा ने सीने में ही दाग दे बंदूक, जब देखो तब वही बात। यानी उसके बंटी के मन में विचार आया कि बंदूक जो है उस टिट्टू के अम्मा के सीने में ही दाग दे, सीने पर ही चला दे डिस्चाऊ कुनिया, ऐसे उसको लगा। तब देखो जब देखो तब तुम्हारे पापा आए थे, यही सवाल पूछती है। बंटी भीतर दौड़ गया। इतना सुनकर वह भीतर चला गया टिट्टू के पास। टिट्टू शन्नों के साथ बैठा कैरम खेल रहा था। टिट्टू जो है शीनों के साथ कैरम खेल रहा था। बंटी ने चुपचाप उसकी पीठ पर बंदूक की नली लगाई और जोर से चिल्लाया, हैंड्स अप। यानी बंटी ने वो टिट्टू के पीठ पर बंदूक रखी और कहा कि हैंड्स अप। टिट्टू एकदम डर गया तो बंटी खिलखिलाकर पड़ा। कैसा डरा? यानी टिट्टू एकदम डर गया और फिर बंटी ने कहा कि कैसा लगा मजाक? अरे इतनी बड़ी बंदूक देखो जरा। टिटू इतनी बड़ी बंदूक देखकर एकाएक उत्साह में आ गया। यानी अरे यानी टिटू उसकी बंदूक देखता है और कहता है कि अरे इतनी बड़ी बंदूक एकाएक देखकर एक उत्साह हो गया। तो आज की वीडियो में इतना ही। देखते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही लाइन टू लाइन पंक्ति दर पंक्ति अध्ययन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।